मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। इस महान फिलॉसफी को देने वाले और वेस्टर्न फिलॉसफी के पितामह कहलाने वाले सुकरात, सैक्रेटिस जिसको कहते हैं, उनका कोई शिष्य नहीं था। उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा और उनका जीवन ही एक ग्रंथ था। बुद्ध की तरह ही उनके बहुत से अनुयायी थे और उन्हीं अनुयायियों ने बाद में उनकी शिक्षाओं को, विचारों को, उनकी फिलॉसफी को संग्रहित किया। उन्होंने प्लेटो जैसे महान शिष्य दिए। आपको मालूम है कि प्लेटो जो बाद में अरस्तु के गुरु थे और अरस्तु सिकंदर के जो पहले विश्व विजेता है उनके गुरु थे। तो एक ऐसी परंपरा को डालने वाले, एक ऐसे शिष्यों को करने वाले, हम आज इस कहानी के बहाने में सुकरात के मौत से जुड़ी हुई थोड़ी सी घटना की चर्चा करेंगे कि उस मौत में हमें, उस मौत की घटना में हमें क्या शिक्षा मिलती है। हम इसकी चर्चा करेंगे। सुकरात का जन्म लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व, 470 ईसा पूर्व, ग्रीस में, जिसको हम यूनान कहते हैं, वहाँ के एंथस में हुआ। उनके माता और पिता बहुत साधारण परिवार से थे। उनके पिता पत्थरों पे आकृति उकेरते थे, माता उनकी दाई थी। और उनके जीवन में भी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई जिनसे उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी बदली, उनकी एक नई सोच पैदा हुई, एक स्वतंत्र सोच पैदा हुई। एक बार उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि आप कैसे किसी पत्थर में कोई आकृति देख लेते हैं, कोई शेर देख लेते हैं, कोई देवी देवता देख लेते हैं। तो उनके पिता ने कहा कि तुम किसी पत्थर को देख के ये समझना कि उसके अंदर एक शेर कैद है, और तुम उसको जितनी अच्छी तरह से समझोगे, उसको उतनी अच्छी तरह से उस शेर को आज़ाद कराने की कोशिश करते रहोगे और वो आज़ाद हो जाएगा। ये उनकी स्वतंत्रता के लिए, किस तरीके से सोच के लिए एक कहानी जो उनके अनुयायी बताते हैं। दूसरा घटना, उनकी माँ जो कि नर्स थी, दाई थी, जब उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उनका भी बड़ा साधारण सा जवाब था, बेटा मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैंने बच्चों को आज़ाद करती हूँ। ये जो घटना थी, वो बचपन की घटना थी। ये उनके मन में स्वतंत्रता की एक विचार को पैदा किया। बाद में बहुत सारी घटनाएं हुई और बहुत सारी घटनाओं का जिक्र है, जिसमें एथागोरस नामक के एक बहुत बड़े फिलोसोफर, या उसको कहा जा सकता है कि वो एक तरीके से भविष्यवक्ता भी थे। उनसे उनको ये जानने को मिला, वो किसी को बता रहे थे कि चांद जिनकी हम पूजा करते हैं उनकी तो खुद की रोशनी भी नहीं है, चांद में न कहो इंसान रहते हैं, वहाँ तो पत्थर है। इस तरह से उनको समझ में आया कि जिन देवी देवताओं के, उस समय यूनान में बहुत देवी देवताओं की पूजा होती थी। आपको मालूम है, अपोलो वहाँ का बहुत शक्तिशाली देवता होता था और बहुत सारे देवता थे। इस तरह से बहुत सी घटनाएं हुई। उनकी पत्नी को लेके बहुत सी घटनाएं हुई। ऐसा बताया जाता कि उनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत कलहपूर्ण था, और कभी किसी ने उनसे पूछा कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उनका बड़ा प्रसिद्ध जवाब है कि शादी कर लेनी चाहिए। यदि आप शादी कर लिए और सुखमय जीवन बिताने लगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, और यदि वो कलहपूर्ण रहा तो आप फिलोसफर हो जाओगे। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके जीवन पे। उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत साधारण सकल सूरत के थे, बल्कि इतिहासकार तो कहते हैं बहुत कुरूप थे वो। लेकिन इसके बाद भी उनका जो विचार था, जो उनकी फिलॉसफी थी, उससे एंथस का युवा उनका बिल्कुल दीवाना था। हजारों की संख्या में उनके शिष्य बन रहे थे, लगातार लोग उनके पास आ रहे थे। वो जो शिक्षा दे रहे थे, वो शिक्षा ये था कि वो रटी रटाई शिक्षा नहीं थी। जो उन्होंने पहले कहा था ना कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। उनका कहना था कि जो हमारे दिमाग में उस तरह की शिक्षाओं को भरा गया है, जो कि यंत्रवत है, जिनका कोई बेस नहीं है, जो रैशनल नहीं है, उनको निकालना पड़ेगा। हमें सीखने से ज़्यादा भूलना आना चाहिए, ये उनकी एक फिलॉसफी थी। तो युवा उनके पास जुड़ते चले गए, और हम ये देखते चले गए कि एक वहाँ का जो सत्ता थी, उस समय यूनान भी बहुत उथल पुथल से गुजर रहा था। यूनान में उस समय लोकतंत्र था, बड़ी बहुत प्रॉस्परस था, बहुत युद्ध लड़े जा रहे थे, राष्ट्रीयता थी, और वहाँ की एक सभा थी लोकतंत्र। उनको अपने गर्व था कि हम लोकतंत्र, हालांकि वो लोकतंत्र जो था वो सिर्फ पुरुषों पे था। उस समय वोट देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को था। 500 लोगों की सभा थी। हालांकि वो सभा आज जैसा नहीं था जिसमें शक्ति का विभाजन था,
वो सभा ही लेजिस्लेटर थी, वही सभा ही जुडिशरी थी, मतलब कानून बनाने का अधिकार भी उसी को था और सजा देने का अधिकार भी था, लेकिन फिर भी उस समय लोकतंत्र थी। और ये लोकतंत्र की भी बहुत आलोचना करते थे, मतलब लोकतंत्र की कमियों की, लोकतंत्र के विरोधी नहीं थे। प्लेटो ने बाद में अपनी जो प्रसिद्ध किताब है रिपब्लिक में, उसमें उस एक कहानी का जिक्र है जिसका बार बार जिक्र आता है कि यदि आप एक नाव में जा रहे हैं, 10 लोग हैं और नाव डूब रहा है, तो आप नाव को चलाने का अधिकार किसको देंगे? वोटिंग करके, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा, या जो विशेषज्ञ होगा जिसको नाव चलाना आता। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हैं। तो कुल मिला के उनके समय में उनके विचारों से सत्ता पक्ष को परेशानी होने लगी, जिस तरह से युवा उनके पास जाने लगे उससे परेशानी होने लगी, और धीरे धीरे उनके खिलाफ सत्ताधीश लोग, बड़े लोग एक होने लगे। और अब वो दिन आया जब उनके ऊपर एक मुकदमा चलाने की बात हुई। वहाँ मुकदमा चलाने का एक तरीका होता था, लोकतांत्रिक तरीका था। वो जो 500 लोगों की सभा थी, चुनी हुई सभा, उसके सामने इल्जाम भी लगाए जाते थे और वहीं पे उसका निर्णय भी लिया जाता था। तो प्लेटो के इस पुस्तक में इसका जिक्र है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न उठाते थे, और प्रश्न कभी भी सत्ता पक्ष को अच्छे नहीं लगते, किसी भी दौर पे, आज के दौर पे भी और किसी भी दौर पे प्रश्न उठाते थे। ये तार्किक बातें करते थे, युवाओं पे लोकप्रिय हो रहे थे। ये उन बातों का विरोध करते थे जिनका कोई आधार नहीं है। इनकी फिलॉसफी से सत्ता पक्ष को ऐसा लग रहा था कि कोई विरोध तो नहीं प्रकट हो जाएगा, युवा इनके साथ तो नहीं चले जाएंगे। तो फिर इनके खिलाफ एक मुकदमा चलाने का एक बैकग्राउंड तैयार किया गया, एक उसकी पटकथा तैयार की गई, और वो समय आ गया कि जब इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। 399 ईसा पूर्व इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया एंथस में। जैसे मैंने कहा कि वहाँ एक सभा होती थी, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई 500 लोगों की सभा, वहीं ये इल्ज़ाम लगते थे और वहीं उत्तर देना पड़ता था, और ये पूरा एक दिन में होता था। इनके ऊपर 3 इल्ज़ाम लगे। पहले तो ईश निंदा का, कि आप ईश निंदा करते हैं, हमारे देवताओं की निंदा करते हैं। दूसरा लगा कि आप नास्तिक हैं, और तीसरा लगा कि आप युवाओं को भड़का रहे हैं और एक विद्रोह की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इन 3 आरोपों के साथ जिस दिन इनके ऊपर इल्जाम लगने का दिन आया, पूरा एंथस का युवा इनके पीछे खड़ा हुआ था, और 500 लोगों की सभा के सामने सुकरात बैठे हुए थे। 3 घंटे इनके ऊपर इल्जाम लगने थे और 3 घंटे में इनको जवाब देना था। पानी की घड़ी को आरंभ कर दिया गया, जो कि 3 घंटे का समय बताता था। इनके ऊपर एक के बाद एक इल्ज़ाम लगाने शुरू किए गए। इनकी उन सारी घटनाओं को बताया गया कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं। इल्ज़ाम पूरे हुए और फिर पानी की उस घड़ी को पलटा दिया गया। 3 घंटे में सुकरात को अपने जवाब देने थे। सुकरात जवाब तो क्या देते, हालांकि प्लेटो ने भी कहते हैं कि उस समय उनकी तरफ से बहुत सारी बातें कही, जो उनके सबसे बड़े शिष्य थे, उनके एक और बहुत बड़े शिष्य थे क्रेटो, वो भी थे। लेकिन अंततः जब वोटिंग हुई तो 280 मत और 220 मत, 280 मत इनको सजा देने के पक्ष में मिले और 220 मत जो था इनके पक्ष में था कि इनको सजा ना दी जाए। इस तरीके से इनको सजा दी गई, और इनको सजा दी गई मौत की सजा। तो इस तरह एंथस की सभा ने उनकी मृत्यु की सजा को तय कर दी। उस समय वहां पे एक परंपरा थी कि जिसे मृत्युदंड मिलता था उसे अपने मृत्यु के तरीके को चुनने का अधिकार होता था। तो सुकरात ने मृत्यु के तरीके को भी बड़े अलग अंदाज में चुना। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रात का डिनर करना चाहता हूं। मतलब उन्होंने विष से मृत्यु को चुना, विष के प्यालों को चुना, और उसके लिए उस समय एंथस के जो सबसे तीव्र, सबसे ज़्यादा तेज असर करने वाला विष था, हेमलॉक विष कहते हैं, बड़ा प्रसिद्ध था उसमें मृत्युदंड देने के लिए, उसको चुना गया। उनकी मृत्युदंड तय हो चुका था, उसी रात उनको मृत्युदंड दिया जाना था। कुल मिला के अब उनका जाना तय हो चुका था। लेकिन तब उनके शिष्य बहुत जो उनको चाहते थे, उन्होंने एक प्लान बनाया कि उनको इस कारागृह से निकाल के बाहर ले जाएंगे और इनको बचाएंगे। इसके लिए उन्होंने प्रहरियों को या सत्ता के जो ऐसे लोग थे जिनसे इसको सफल बनाना था, उन सबको रिश्वत भी दे दी, सब हो गया। और जब वो सुकरात के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से निकल जाइए, आपको आपकी इस दुनिया को बहुत ज़रूरत है,
हमने व्यवस्था कर ली है, आपको हम किसी दूसरे देश में पहुंचा देते हैं, वहां से आप दुनिया को संदेश दीजिएगा। तब सुकरात ने कहा कि मैं भाग जाऊंगा, देह तो बच जाएगा पर विचार मर जाएंगे। और देह तो आते जाते रहते हैं, उनका मानना था कि आत्मा तो अमर है और ये तो मेरी मृत्यु तो मेरे लिए एक अच्छा पैगाम लेके आ रही है। मैं स्वर्ग में जाऊंगा और अपने उन महान पूर्वजों से मिलूंगा कि उनसे चर्चा करूंगा, लेकिन मेरे भागने से मेरे विचार मर जाएंगे और विचारों को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि विचारों से ही परिवर्तन आता है और विचार ही किसी समाज को आगे ले जाते हैं। सुकरात का जो ये विचार था, आप अगर देखेंगे अभी एक लंबे इतिहास में कोई भी सत्ता भीड़ से नहीं डरती है, कोई भी सत्ता लोगों के हुजूम से नहीं डरती है। सत्ता डरती है विचारों से। दुनिया में जितनी भी क्रांतियां आई हैं वो विचारों से आई, चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, चाहे वो कम्युनिस्ट क्रांति हो। देखिए, विचार लिखा मार्क्स ने, क्रांति माओ ने लाई या स्टालिन ने लाई या लेनिन ने लाई, तो वो कौन लोग थे? वो एक विचार को पकड़े। विचार सत्ता में परिवर्तन कर देता है। ऐसा नहीं कि विचार हमेशा सत्ता में अच्छा परिवर्तन करता है। आतंकवाद भी एक विचार है, और अगर आतंकवाद का विचार लोगों के मन जहन में आता है तो वो विध्वंस पैदा करता है। जर्मनी के हिटलर के पास भी एक विचार था, आर्य श्रेष्ठता के विचार था। विचार बहुत महत्वपूर्ण है, विचार मौलिक होने चाहिए। विचार का जो प्रवाह है वो जल प्रवाह जैसे होना चाहिए। विचार को एक जगह रुक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया बदलती रहती है और विचार को भी बदलते रहना चाहिए। देखिए, सुकरात कितने मृत्यु से उनको कितना कोई भय नहीं था, इसका एक उदाहरण मैं और आपको देता हूँ। उसमें जब सुकरात ने जहर पी लिया और बिल्कुल धीरे धीरे उनके पैर शिथिल होने लगे, शरीर से, तो उनका एक बहुत और प्रिय शिष्य था क्रेटो, उन्होंने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा एक मुर्गा हमारा एक उधार है, उसका पैसा दे देना। ये उनके अंतिम शब्द थे, उनके शिष्य कहते हैं। उसके बाद क्रेटो ने पूछा कि और आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद उनका हो गया। तो सुकरात को यदि आप समझने की कोशिश करें तो उनके विचारों से समझने की कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं। वो अपने आप को विश्व नागरिक कहते थे। वो कहते थे कि सरहद की सीमाएं विचारों को नहीं रोक सकती है, और कोई भी अच्छा और बुरा विचार पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। तो सुकरात के इस मृत्यु के ऐतिहासिक घटनाक्रम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें विचारवान होना चाहिए, हमें सकारात्मक विचार, दुनिया को आगे ले जाने वाले विचारों को लेके आना चाहिए और उनको पोषक होना चाहिए। हमें प्रश्न पूछना चाहिए, हमें विचारों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि यदि वो विचार मानव जाति के उत्थान के लिए हो, वो विचार वैज्ञानिक चेतना के लिए हो, वो विचार देश को, दुनिया को सुकून देने के लिए हो, वेलफेयर के लिए हो, तो उसे हमें अपनाना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद।